हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024 जो कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का ये 26वां वीडियो है, जिसमें हम लोग मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न होने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए। अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट हैं, बेसिक स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं और अच्छे तरीके को करने का कोशिश करते हैं। तरीका वही कीजिए जो एग्ज़ाम में काम आए। तो चलिए उस तरीके से करते हैं। देखिए, एक वस्तु को 1754 में बेचने के बाद अर्जित लाभ वस्तु को 1492 में बेचने के बाद हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, मेरे करने से पहले आप भी वीडियो रोककर बनाने का कोशिश ज़रूर करें, जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एक वस्तु को 1754 में बेचने पर के बाद अर्जित लाभ जो भी है, वस्तु को 1492 में बेचने के बाद जो भी हानि हुई है वो बराबर है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो मान लीजिए क्रय मूल्य x रुपये है, ठीक है। और यहाँ पर एक बार क्या कहा है कि 1754 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या होता है, तो आपको पता होनी चाहिए लाभ बराबर क्या होगी कि जब आप ज़्यादा में बेच रहे हो और कम में खरीदे हो, इसका मतलब वो लाभ होगा। हमने इतना में बेच रहा है और इतना में खरीदा है, क्रय मूल्य ये है। ओके, तो ये हुआ। फिर दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि 1492 में बेचने के बाद हानि के बराबर है, ठीक है। तो हानि बराबर क्या, जब आप ज़्यादा में खरीद रहे हो और कम में बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको हानि होगी, ये ना। अगर देखा जाए तो लाभ बराबर अगर फार्मूला ही अगर हो सकता है किसी को कन्फ्यूजन, तो लाभ बराबर फार्मूला क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होगा लाभ बराबर। अगर हानि बराबर फार्मूला कहा जाए तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही ना होगा। तो सेम बात मैंने यहाँ लिखा और इसने कह दिया कि दोनों आपस में बराबर है। तो यानी 1754 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस 1492। इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, आप लोग बने रहिए और देखिएगा कि शॉर्टकट भी अच्छे होंगे और जिससे आसानी से कर भी सकते हैं। हालांकि बस इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से x वाले को एक साइड लेते जाइए, बिना x वाले को एक साइड। तो इधर 1754 है और ये इधर माइनस में है, तो ये प्लस में आ जाएगा 1492। और ये क्या हो जाएंगे, इधर x है और ये x माइनस में है, तो ये प्लस में आ जाएंगे। तो इधर घुमा फिरा के 2x और इधर जो भी हो जाए, 4 दे 6, 9 5 14 और 7 4 11 12, 1 1 2 1 3, इतना। तो यहाँ से x बराबर आप फाइंड कर सकते हैं। तो 2 से कटा ही दीजिए दोनों साइड, भाग क्या लगाना 16 23, ये कितना आ गया, x बराबर 16 23। तो हमने x को ही क्रय मूल्य माना था, है कि नहीं। तो क्रय मूल्य निकल गया 16 23। अब मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ। जब इस तरह का प्रश्न हो, एक पर हानि की बात कर रहा हो, एक पर लाभ की, और दोनों आपस में बराबर होने की बात करें, तो बस इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, वो आपका आंसर। कुछ नहीं, बस दोनों को जोड़ना है और उसको 2 से भाग दे देना है, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक तैराक जिसकी स्थिर पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, गति जो है उसका 9 किलोमीटर पर घंटा है, धारा के अनुकूल
9 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ तैराक की चाल को हम x मान लेते हैं। तैराक की चाल x, जो कि रियल में ये दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर घंटा, वह तैराक की ही चाल है। स्थिर पानी में बात करें तो इसका मतलब ये तैराक की ओरिजिनल चाल है, जिसको ओरिजिनल चाल को हमने x माना है और x बराबर 9। ठीक है, अब धारा के अनुकूल 9 किलोमीटर, तो यहाँ हमें धारा की गति पूछ रही है, तो धारा की गति को y मान लेते हैं। धारा की गति को y मान लेते हैं, जिसको हमको फाइंड करना है। जिसको क्या करना है? फाइंड करना है। तो ये आपका तैराक का गति, चलिए मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, ये तैराक की गति है और ये धारा की गति है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो दूरी बराबर होगा चाल इंटू समय, यही होगा ना, जो कि हमें एक का तो चाल दिया है, तैराक का चाल दिया है, दूसरे का चाल पूछ रहा है, लेकिन इसने कहा क्या है उस बात को ज़रा समझ। दूरी यहाँ पर दे दिया है 9 किलोमीटर। ठीक है, तो इसने कहा है कि धारा के अनुकूल, यानी कहने का मतलब अगर मैं बात करूं कि ये कोई जल है और इसमें धारा की गति इधर है, धारा की गति इधर है और इसी यही गति से तैराक भी तैर रहा है, यानी धारा के साथ ही जिधर धारा जा रही है उधर यानी व्यक्ति भी तैर रहा है, यानी तैराक भी तैर रहा है। तो इस स्थिति में जो चाल होती है जुड़ जाती है। क्या होता है? जुड़ जाता है। तो अब देखिए मेरे पास दिया क्या क्या है। ठीक है, हमारे पास 9 किलोमीटर दिया हुआ है दूरी, यानी दूरी जो है d का मान हमारे पास 9 किलोमीटर दिया हुआ है और उसके बाद टाइम जो है हमारे पास 45 मिनट दिया हुआ है और हमसे धारा की गति पूछ रहा है। ठीक है, तो चाल यहाँ स्पीड क्या हो जाएगी? जब दोनों एक ही दिशा में चले तो चाल जुड़ जाता है। क्या होता है? चाल जुड़ जाता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो देखिए, तो धारा की तैराक की चाल 9 और धारा की चाल y, तो स्पीड हमारे पास ये आ गए हैं कि नहीं? लेकिन एक बात थोड़ा सा आपको गौर करनी चाहिए। टाइम ये देखिए किलोमीटर में डिस्टेंस है और स्पीड आपका किलोमीटर पर घंटा में है, तो ये टाइम मिनट में क्या कर रहे हैं, इसको आप चेंज कीजिए 45/60, तो ये घंटा में चेंज हो गया। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे। ओके, तो अब लगा दीजिए d बराबर st। दूरी कितना? 9, स्पीड कितना? 9 + y और टाइम कितना? यहाँ से इसको कटा भी सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये 45/60। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ से 9 से ये 5 बार में और 5 से ये 12 बार में, तो ये 12 आ गया 9 + y, तो y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर पर घंटा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए तो पुनः एक बार पीछे करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि इजी है तो आप स्किप करके आगे बढ़िए और दूसरा क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, देखिए ये रीजनिंग के प्रश्न, इसमें मैं मिक्स क्वेश्चन लिया हूँ, कुछ रीजनिंग है कुछ मैथ है, तो लेकिन 50-50 दोनों 50-50 होंगे जो भी होंगे। ठीक है, 5 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं, यानी उत्तर की ओर। तो मैंने डायरेक्शन वाली बात बताई थी, यहाँ भी आप डायरेक्शन वाली बात याद रख सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, हमेशा दिमाग में फिट करके रखिएगा। तो कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। तो मैं एक लकीर खींचा और इस पर 5 एरो बना रहा हूँ ऊपर की ओर, क्योंकि उत्तर की ओर देख रहा है। ठीक है, ये मैंने 5 एरो बना लिया। देखिए मैं बिल्कुल आराम आराम से कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि स्लो
है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, या अगर लग रहा है कि फास्ट है तो आप स्पीड घटा भी सकते हैं। ये जो फंक्शन होगा आपके यूट्यूब में होगा। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या यहाँ पर अब बोल क्या रहा है उस पर चलते हैं। तो ये बात से मैंने ये डायग्राम बना लिया कि उत्तर की ओर सभी के सभी देख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए राम सबसे बाएं छोर पर बैठे हैं, तो यहाँ पर एक और चीज़ लगाना है। ये साइड जो होगा आपका बायां होगा, जैसे आप बैठे हैं तो आप देख लीजिएगा आपका बायां हाथ किधर है, और ये आपका दायां होगा, ठीक है। तो राम कहता है सबसे बाएं छोर पर, यानी राम यहाँ पर बैठा हो। यहाँ पर कौन है? राम है, ठीक है, उन्मुख होकर बैठे हैं। और सीता पंक्ति के सबसे दाएं छोर पर, यानी सीता यहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है। ये बात कन्फर्म हो गया, ठीक है। कमल पंक्ति के मध्य में बैठा है, तो कमल यहाँ पर, ये बीच में कौन? दो इधर छोड़ के दो इधर छोड़ के, तो ये बीच में कौन? कमल। देखिए ये सब लैंग्वेज का खेल है दोस्त, लैंग्वेज पकड़ने सीख गए तो आराम से बनेगा। रवि सीता के ठीक बाएं तीसरे स्थान पर है। रवि सीता के ठीक बाएं, तो अगर ये इधर मुंह करके बैठा है तो इसका बायां किधर? इधर। और कितना नंबर? तीसरा। क्या बोल रहा है? तीसरा। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। कौन? रवि। कौन? रवि। तो रवि यहाँ पर बैठ गया। अब एक ही व्यक्ति जो होगा यहाँ पर बैठेगा, तो कौन कौन है इसमें? एक बचा हुआ है ऋतु नाम की व्यक्ति, तो इसको ऋतु को यहीं बैठा दीजिए, हिसाब किताब बराबर, ठीक है। पहले इसने जो भी कह रहा है भाड़ में जाए, लेकिन एक ही व्यक्ति बचा है तो यहीं बैठाएंगे, क्योंकि इसने कंडीशन दे दिया है कि 5 ही लोग हैं। बात समझ रहे? तो अब इसने पूछा क्या? सीता का निकटतम पड़ोसी कौन है? तो सीता का निकटतम कौन है? ये ऋतु है। ओके, तो ये ऋतु राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये 8400 को PQR में क्रमशः इतना 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 अनुपात में बांट दिया है, विभाजित किया है, तो R का हिस्सा क्या होगा? तो हमारे पास P अनुपात Q अनुपात R का मान दिया है 2/3 और 3 और ये 1/3। तो अब हो सकता है इस तरह में बहुत को दिक्कत होगी, कैसे? अगर सीधा सीधा रहता तो कर देते आराम से, हालांकि ऐसे भी कर सकते हैं, इन सभी को अनुपात में ही जोड़ दीजिए, तो भिन्न का जोड़ बनाना पड़ जाएगा, यही ना। जैसे 2/3 + 3 + 1/3, फिर उतना बराबर में इसको रखते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं ये जो नीचे में उसको हटाने का कोशिश कीजिए, जिससे कि जल्दी आंसर आएगा। जैसे मैं कहता हूँ नीचे में जो भी है, इसके नीचे 1 डाल सकते हैं कि नहीं? डाल सकते हैं। नीचे में जो भी है उसका एलसीएम ले लीजिए, या तो 3 दिख रहा है तो ये पूरे संख्या को आप 3 से गुना कर दीजिए, पूरे अनुपात को। अगर मैं इसको 3 से गुना कर दूं 2/3 को, तो ये क्या आएंगे? 2 आएंगे। अगर मैं 3/1 को 3 से गुना कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर 1/3 को 3 से गुना कर दूं तो ये 1 हो जाएगा। अब सीधा सीधा अनुपात मिल गया ना। तो अब इस अनुपात को जोड़ लीजिए, 9 2 11 1 12। तो अनुपात का योग कितना आया? 12। और रियल में सभी का योग कितना दिया है? 8400, ठीक है। तो हमसे पूछा किसका? R का हिस्सा पूछा है, यानी R का अनुपात में कितना है? तो आपका जवाब होगा कि 1 है, ठीक है। तो हमें 1 अनुपात का मान चाहिए, तो इसको 12 से भाग लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, और इसको 12 से भाग लगाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। हमको 1 अनुपात का ही मान चाहिए, जो कि 700 आया, और वही राइट आंसर है, क्योंकि R का अनुपात कितना है? 1 है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक गांव की आबादी 5000 है, हर साल 2 वर्ष की दर से बढ़ती है, तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर आपको कुछ नहीं सोचना है कि ये जनसंख्या से रिलेटेड है तो इसको कैसे करें। ये यहाँ पर सिंपल सा आप चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाइए, आपका आराम से आंसर आएगा।
तो चक्रवृद्धि ब्याज में भी तो जो अमाउंट बराबर होता है, मिश्र धन बराबर जो फार्मूला होता है वह E इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पर पावर n। अमाउंट कहने का मतलब कि 2 साल बाद जो कुल जनसंख्या होगा वो अमाउंट होगा। P जो है यहाँ पर ये आपका ये है P, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ। P बराबर कितना है 5000, R बराबर कितना है 2% और T बराबर कितना है 2 ईयर, यही ना, इतना है। तो हमसे पूछ रहा है अमाउंट, अमाउंट मतलब कि लास्ट में टोटल जनसंख्या कितनी होगी, तो टोटल पॉपुलेशन जो पूछ रहा है तो वो कितनी होगी, तो हमें ये ज्ञात करना। तो या तो आप ये फार्मूला लगाइएगा तब जाकर आंसर निकलेगा। n का मतलब होता है t या n कह सकते हैं इसका बराबर, बात समझ रहे हैं, n बोले या t बोले दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इससे कीजिएगा तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बेहतर है कि आप हमारे शॉर्टकट तरीके से करें जो कि जल्दी आंसर देगा और याद भी रह सकता है वो तरीका, जो तरीका मैं बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर रेशियो कॉन्सेप्ट लूँगा, जैसे मूलधन और अमाउंट का रेशियो। किसका रेशियो? मूलधन और अमाउंट का रेशियो। लेकिन मैं ये रेशियो लूँ कैसे? तो ये जो रेट देख रहे हैं ना, इसी रेट से मैं रेशियो लूँगा। रेट क्या है आपका 2% है। क्या मैं इस 2% को 1/50 लिख सकता हूँ क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो नीचे वाला डाटा है वो मूलधन है और ये ऊपर वाला डाटा जो है वो आपका ब्याज है। ब्याज कहने का मतलब कि अगर ये पैसा रहता, ये अगर रुपया रहता तो कहीं ना कहीं ब्याज के ही रूप में तो बढ़ता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या है, इसका मतलब 50 पर 1 जनसंख्या हर साल बढ़ रही है। तो ये आपका जो है कहने का मतलब कि CI है इस हिसाब से, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बढ़ती हुई जनसंख्या है कि हर साल 50 पर 1 जनसंख्या बढ़ रहा है। तो ठीक है, तो एक बात बताइए, अमाउंट बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस CI, यही तो होगा ना। तो आपका मूलधन मैंने कहा कि 50 है और CI कितना है 1 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, घुमा फिरा के 51 हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे? 51 हो जाएगा। तो आपका मूलधन जो है 50 है और अमाउंट जो है 51। ये जो मैंने रेशियो लिया ये मूलधन और अमाउंट का, नहीं वर्तमान जनसंख्या और 1 साल बाद की जनसंख्या, ये जो अनुपात है वह वर्तमान जनसंख्या है और ये 1 साल बाद की है। लेकिन हमें 2 साल चाहिए। क्या चाहिए? 2 साल में। जैसे ही 2 साल की बात करें तो इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2500। अब रहा 51 का स्क्वायर। तो मैंने कई बार ट्रिक बताया कि 2 संख्या का कितनी भी बड़ी क्यों ना संख्या हो उसका बहुत जल्दी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ 5 का 5 5 दूनी 10, ठीक है। तो 1 5 25, तो ये 2601 आ गया। 2601 मैंने कैसे निकाला इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, ठीक है। तो 2601। तो यहाँ पर देखिए ये जो मूल P जो है, P कितना है 5000, कितना है 5000। तो ये 2 साल बाद की जो मूलधन है वह है आपका 2500। अनुपात में कितना है 2500, लेकिन रियल में है 5000। रियल में कितना है 5000। तो ये इसका कितना गुना है? तो आपका जवाब होगा कि ये इसका 2 गुना, 2500 का 2 गुना है। तो आप इसका भी 2 गुना कर दीजिए और डायरेक्ट आपका आंसर 26 दूनी 52 02। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त, ये भले ही हमको समझाने में टाइम लगा, लेकिन अगर ये तरीके आप सीख जाते हैं तो यहाँ पर ही नहीं, आपको अगर 3 वर्ष यहाँ पर दे देता तो डायरेक्ट क्यूब कर देते हैं और आसानी से निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पर पूछ देता कि 2 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी, 2 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी, तो इसी का अंतर ले लेते हैं। क्या करते हैं? इसी का अंतर ले लेते हैं। 2601 में 2500 को घटाते हैं, वही 2 साल में बढ़ता है। इसका मतलब आंसर तो आपका मैंने बता दिया कि ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कहता कि 2 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी,
ये नहीं कि कितनी हो जाएगी, ये बात नहीं कहता कि कितनी बढ़ेगी। तो यहाँ से अगर इसका अंतर देखते हैं तो कितना होता है 101। तो अब हमें 101 की वैल्यू चाहिए और ये देख रहे हैं कि ये 2 गुना है, तो इसका भी मैं 2 गुना कर देता तो लगभग क्या 202 बढ़ जाता। रियल में 202 बढ़ा है कि नहीं 5 पर। तो वही आपका, अगर यहाँ पर ये जनसंख्या की बात कर रही है तो 202 बढ़ जाता 2 साल में। लेकिन अगर कहता कि चक्रवृद्धि ब्याज के 2 साल में ब्याज कितनी हो जाती 5000 की राशि, तो 202 रुपया। तो यहाँ से इस तरह से आसानी से इस डाटा से आप निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। देखिए ये भी रीजनिंग का प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न में बहुत सारे दोस्त फंसते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। ये जो भी है इसको पढ़ने का मतलब छोड़ दीजिए, ये सब मत पढ़िए, लेकिन ये शर्त इसका पढ़िए। डायरेक्ट क्या पढ़िए, शर्त। यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, पहला तत्व एक प्रतीक, इस वाले डाटा को देखिए, भले ही वहाँ पर तत्व ना लिखा हो, इस वाले डाटा को वह तत्व कह सकता है। क्या कह सकता है, तत्व। बात समझ रहे हैं, इस वाले डाटा को अक्षर प्रतीक तत्व कह सकता है। जहाँ पर प्रतीक लिखा हो, प्रतीक के बदले में तत्व वो कह सकता है। तो इसने कहा कि यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, तो हमें दिख रहा है कि पहला तत्व जो है एक प्रतीक है। स्टार क्या है, एक प्रकार का चिन्ह ही तो है, एक प्रकार का प्रतीक ही तो है कि नहीं। अंतिम एक संख्या इन दोनों के कूट को आपस में बदलना है, और अंतिम एक संख्या है, इसका अंतिम में एक संख्या 9 क्या है, एक संख्या ही तो है। अगर ये है तो उसके कूट को आपस में बदल दीजिए। उसके कूट को क्या कीजिए आपस में, तो कूट क्या है, स्टार का कूट जेड है और 9 का कूट जे, स्टार का कूट जो है जे है और 9 का कूट जो है जेड है। तो इसको आपको आपस में बदल देना है। तो कहने का मतलब ये जो 9 का जेड है ये स्टार का जेड कर दीजिए, और 9 का जो जेड था उसको जे कर दीजिए। ये बात इसने कहा, क्योंकि इसने जो शर्त रखा हुआ बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि इसने कहा कि पहला तत्व एक प्रतीक है, तो पहला तत्व एक प्रतीक है कि नहीं। दूसरा कहा कि अंतिम एक संख्या है, तो ये बिल्कुल 9 एक संख्या। तो बस अगर है तो बदल दीजिए दोनों को आपस में, उसके कूट को आपस में बदल दीजिए। मैंने बदल दिया, ठीक है। अब चलिए, यदि पहला तत्व एक विषम संख्या हो, अब यहाँ पर जो तत्व की बात कर रहा है वो यहाँ इस डाटा से बात कर रहा है, यानी 75 #2 इस डाटा से बात कर रहा है। और अंतिम एक सम संख्या हो, अंतिम एक सम संख्या हो, तो पहले और अंतिम को ये डॉलर के रूप में कूटबद्ध किया जाए, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि जो आपका ये आपका मान दिया हुआ है, कूट जो दिया हुआ है, तो इसने कहा कि अगर पहला तत्व एक विषम संख्या है, तो पहला तत्व 7 क्या है, एक विषम संख्या है, और अंतिम एक सम संख्या है, तो 2 क्या है, एक सम संख्या है। तो इसको आप डॉलर में बदल दीजिए। तो 7 को आप डॉलर लिख दीजिए, इस 2 को भी आप डॉलर लिख दीजिए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कूट इसके लिए होगा। तो ये 2 चीज़ तो मैंने चेंज कर दिया। और कुछ चेंज हुआ क्या इस डाटा में, तो आपका जवाब होगा कि नहीं। तो बस यहाँ पर क्या है 5 का कूट क्या है F, तो F H कहाँ है, ओहो H नहीं था, हैशटैग ये यहाँ पर होना चाहिए। अच्छा हैशटैग है, हैशटैग का कोड क्या है, तो आपका जवाब होगा कि K है। तो बस ये वाला जो जहाँ भी ऑप्शन में दिखे वो आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर दिख रहा है $FK, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, रोहित रवि से 5 गुना दक्ष है, इसलिए रवि से 120 कम दिनों में एक कार्य को पूरा करने में सक्षम है, ठीक है। रोहित और रवि मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। मैंने देखा है दोस्त, इस तरह के क्वेश्चन में बहुतों को प्रॉब्लम होता है।
तो चलिए मैं इसका एक अच्छा सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्या इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। आपको एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, एक लाइन आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बराबर जो एक फार्मूला होता है टाइम इनटू क्षमता। क्षमता बोले तो इफिशिएंसी, यानी कुल कार्य बराबर समय गुना क्षमता, ठीक है। तो ना तो हमें यहाँ पर समय दिया है, ना ही हमसे क्षमता की यानी प्रत्यक्ष रूप से क्षमता की बात किया है ना। तो कैसे पता करें। तो यहाँ पर दो बंदा है, एक रोहित एक रवि है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, रोहित और एक रवि है, ठीक है। रोहित और रवि है। तो इसने कहा रवि से 5 गुना दक्ष है। अगर मैं रवि की क्षमता को 1 मानता हूँ तो इसकी क्षमता 5 गुनी है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो ये मैंने अनुपात ले लिया किसका, क्षमता का। किसका अनुपात ले लिया, क्षमता का। ये जो दक्ष मतलब क्या, इसका मतलब क्षमता ही होता है। क्या होता है, क्षमता। इंग्लिश में बोले तो इफिशिएंसी, बात समझ रहे। तो ये इसका मैंने अनुपात ले लिया। तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि क्षमता का उल्टा होता है टाइम। क्षमता का उल्टा क्या होता है, टाइम। ये जो अगर इफिशिएंसी का अनुपात 5:1 दिया है तो टाइम का अनुपात 1:5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ से कितना आसानी से बनेगा आपका सवाल, ठीक है। तो ये टाइम का अनुपात हो गया। और इसने कहा है कि रवि से 120 दिन कम लेता है। तो देखिए यहाँ पर रोहित रियल में टाइम 1 ले रहा है, यानी अनुपातिक टाइम 1 ले रहा है, और यानी रोहित जो है अनुपातिक टाइम 1 ले रहा है और रवि जो अनुपातिक टाइम 5 ले रहा है। तो कहीं ना कहीं रवि से तो ये कम ही टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर अनुपात में देखा जाए तो कितना कम ले रहा है, तो ये अनुपात में देखने पर ये 4 कम ले रहा है। और रियल में कितना दिन कम ले रहा है, तो आपका जवाब होगा कि 120 दिन कम ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक अनुपात का मान कितना निकल जाएगा, तो ये 30 निकल जाएगा, ठीक है। इतना बात आप समझ चुके हैं, ठीक, समझ चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा चलते हैं। अभी मैं अनुपातिक ही काम निकालूंगा। तो काम बराबर मैंने क्या बताया फार्मूला, कि जो टोटल वर्क बराबर फार्मूला होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो इनमें से किसी का भी डाटा ले लीजिए, किसी का भी क्षमता ले लीजिए, किसी का भी समय ले लीजिए, चलेगा, ठीक है। लेकिन दोनों का एक सीध में लेना है, दोनों का एक सीध में लेना है, ठीक है। तो अगर मैं रोहित की ही बात करता हूँ तो इसकी क्षमता कितनी है, 5 है, और इसकी समय कितनी है, 1 है। तो ये अनुपातिक वर्क जो निकला ये कितना निकला, तो आपका जवाब होगा कि 5 निकला। कितना निकला, 5। तो अनुपात में काम कितना हो रहा है, 5। अगर मैं कहूँ कि 1 अनुपात का मान 30 है तो ये 5 अनुपात का मान कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि 5 30 पंचे 150, यही ना। अगर मैं इसको 5 बनाने की कोशिश करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 150। यानी अगर देखा जाए तरीके से तो टोटल वर्क कितना निकल गया, 150 काम निकल गया। तो आप कहता है रोहित और रवि मिलकर समान कार्य को करने में कितना दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो समय बराबर इसी फार्मूला को अगर आप उल्टा पुल्टा दें तो क्या बनेगा, समय बराबर टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन क्षमता, ठीक है। तो टाइम निकालनी है, टोटल वर्क कितने निकली, 150। क्षमता मतलब रोहित और रवि मिलकर, तो रोहित की क्षमता कितनी, 5, और रवि की क्षमता कितनी, 1। रोहित की क्षमता 5 और रवि की क्षमता 1, तो दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी हो गई, 6। इसका मतलब इसको 6 से भाग दे दें तो हमारा टाइम निकल जाएगा। तो 25 छक्के 150, तो ये 25 दिन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। समझिए, नहीं समझिएगा तो ये सब तरीका अगर नहीं समझे तो कहीं ना कहीं अगर आप बेसिक तरीके से करने के लिए बैठे हैं तो फिर आपका बहुत टाइम लग सकता है। ये सब तरीका अच्छा तरीका है जो कि एक अच्छा स्टूडेंट किया करते हैं। कहीं ना कहीं आप देखे होंगे, अगर कहीं टेस्ट वगैरह लगाने जाते होंगे, या हो सकता है कि मान लेते हैं कि यह तरीका आपको आता होगा, लेकिन जो स्टूडेंट नॉर्मल होंगे और जो कहीं ना कहीं
एक अच्छे स्टूडेंट हो गए तो वह दोनों में जो इस क्वेश्चंस को बनाने में टाइम का गैप आएगा, कम से कम 1 मिनट का गैप आएगा। कम से कम की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा और भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये तरीक़ा से जो स्टूडेंट करेंगे वो उसका बहुत कम टाइम आएगा लगेगा, लेकिन दूसरे तरीके से करेंगे तो वो बहुत हो सकता है छोड़ भी सकते हैं वो इस क्वेश्चंस को। तो दोस्त इस सब तरीके को समझने का कोशिश कीजिए, और क्या कह सकता हूँ। और अगर अभी तक आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा, और आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। बात समझ रहे हैं, आपका कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनों का करके रखे हैं तो एक मेरा भी कर लीजिएगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात यही है ना। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तब जाकर कीजिएगा, नहीं लगता है तो जाने दीजिए, बाढ़ में जाइए कोई और चैनल देखिए। लेकिन अगर सही लगता है कि मैं आपको सही कंटेंट दे रहा हूँ तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो हमें हमारी हौसला बढ़ाने के लिए शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर उन्मुख होकर खड़े हैं। वही बात इसमें भी कह रहा है, कुछ व्यक्ति है, लेकिन कितनी व्यक्ति है कोई वो डाटा नहीं दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं है, तो मैं यहाँ पर अभी कुछ नहीं लिखूँगा, जो कह रहा है उसके हिसाब से चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, P, V और T के निकटतम पड़ोसी, यानी जो P है वह V और T के पड़ोसी है, जो P है वह T और V के पड़ोसी। यानी इस लाइन से, जो ये वाला लाइन मैंने पढ़ा, इससे दो कंडीशन हो सकता है। या तो ये जो P होंगे, ये जो P जिसके बारे में मैंने बात कर रहा है, ये P के बारे में, या तो V और T के बीच में होंगे या T या V के बीच में होंगे, लेकिन कौन से होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मैंने इसे साइड में लिखा है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। R, T और Q के निकटतम पड़ोसी हैं। अब दूसरा कोई R है वह T और Q के बीच में है, या Q और T के बीच में आ रहा है, तो इसके लिए भी दो कंडीशन हो जाएंगे। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। भी अंतिम से दाएं छोर पर है। चलिए कोई सा एक डाटा है, ठीक है, यहाँ पर अंतिम में जो भी होगा वह भी है दाएं छोर पर। कौन से छोर पर? दाएं छोर पर भी है। Q के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति हैं। Q के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति हैं। तो देखिए Q को अगर मैं यहाँ बैठा दूँ, Q को मैं अगर यहाँ पर बैठा दूँ तो इसके आगे दो व्यक्ति, केवल दो व्यक्ति हैं। और इसने क्या कहा, यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो कुल व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगा, यानी व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगी कि पंक्ति में और कोई अब नहीं है, जो ये इसकी बात की, जो इसकी बात की, उसके बाद कोई नहीं है। तो यहाँ पर कितना व्यक्ति, अब इस डाटा को यहाँ नहीं भी फिट कीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 1 2 3 व्यक्ति, यहाँ पर भी 1 2 3 व्यक्ति, एक 4 व्यक्ति, एक 5 6 7, तो टोटल 7 व्यक्ति होंगे। इसको किसी तरह भी बैठाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी P T बैठा दीजिए, यहाँ Q R T बैठा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी तरह से भी बैठाइए, लेकिन आंसर तो 7 ही आए, क्योंकि इसने ये बात कहकर हमारी जो सॉल्यूशन को आसान कर दिया। बात समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए दोस्त, हो सकता है हमारी आवाज़ों में चेंजिंग आ गई होगी, क्योंकि जो पुराना वाला माइक था वह ख़राब हो गया, तो मैंने दूसरी माइक मंगाई, तो उसकी आवाज़ में थोड़ी सी चेंजिंग हो गया होगा। और आज ही मंगाया, मैंने टेस्ट भी नहीं किया है कि इसकी आवाज़ कैसे है, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जो भी हो आप समझने का कोशिश कीजिएगा और मैनेज करने का कोशिश कीजिएगा, हो सके क्या तो आगे अब यही आवाज़ आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए आवाज़ माइक पर डिपेंड करता है, तो इसलिए आवाज़ में चेंजिंग आया होगा, तो उससे घबराना नहीं। मैं मंडल जी ही हूँ जिसने पिछले 3 महीने से वीडियो करा रहा हूँ और
अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। जिससे पहले मैंने एएलपी टेक्नीशियन का फुल पेपर सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर जो 29 शिफ्ट में हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन कराया हूँ, जिसमें कि मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग और सिर्फ मैंने करंट अफेयर को छोड़ा है। उसके सभी क्वेश्चंस को किया है, लेकिन करंट अफेयर और कुछ जो पेपर है उसमें करंट अफेयर को भी इंक्लूड किया है। जैसे कि अभी से जो रिलेटेड, वर्तमान से जो रिलेटेड करंट अफेयर था उसको मैंने उसमें इंक्लूड किया है। तो देखिएगा, मज़ा आएगा और क्या। तो इस सीरीज को मैं 30 वीडियो तक ले जाने वाला हूँ। अगर आप लोग बोलिएगा तो इसकी संख्या मैं बढ़ा भी सकता हूँ, अगर नहीं तो मैं इसको यहाँ पर स्टॉप कर दूँगा और दूसरे चीज़ों का हो सके तो मैं जेई का प्रीवियस ईयर पेपर करा दूँ। तो आप लोग बताइएगा क्या इस सीरीज को आगे चलने दूँ या जेई का पेपर प्रीवियस ईयर पेपर करा दूँ। देखिए, प्रीवियस ईयर किसी का भी कीजिए। अगर मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो आप रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर लगाया कीजिए या बनाया कीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस बात को मैंने भी महसूस किया है दोस्त, मैंने भी देखा है कि जो रेलवे क्वेश्चंस पूछता है कहीं ना कहीं उल्टा फुल्टा के, एनटीपीसी का क्वेश्चन ग्रुप डी में, ग्रुप डी का क्वेश्चन एएलपी में, तो घुमा फिरा के पूछते हैं। तो इसलिए करना चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप ट्राई करके देखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए UVWX। तो इसमें आज जो मैंने लिया है रीजनिंग के क्वेश्चन को सिटिंग अरेंजमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन लिया है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में बहुतों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन होता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हो सके तो बहुत हद तक कन्फ्यूजन दूर हो सकता है। ओके, तो देखिए और बने रहिए। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, UVWXYZ इमारत विभिन्न मंजिलों में रहते हैं। ये कोई व्यक्ति है और विभिन्न मंजिलों में रहते हैं और सबसे निचली मंजिल की संख्या को 1 कहते हैं और सबसे ऊपरी मंजिल की नहीं, उसके ऊपर वाले को 2 कहते हैं और सबसे ऊपरी को 6 कहते हैं। यानी इसमें टोटल 6 मंजिल है। तो हम मंजिल को कुछ इस प्रकार से बनाते हैं कि मान लीजिए ये नीचे का जो मंजिल होगा उसको 1 कहेंगे, उसके बाद जो ऊपर होगा उसको 2 कहेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और सबसे टॉप पर 6 होंगे। ये कुछ इस प्रकार से मंजिल होंगे और आपको भी ऐसे करना है। ठीक है, अब जो डाटा कह रहा है उसके हिसाब से चलते हैं। जो यहाँ पर कह रहा है ZY के ठीक ऊपर वाले मंजिल पर रहते हैं। ठीक है, ZY के ठीक ऊपर वाले मंजिल पर रहते हैं। तो इसको अभी यहाँ पर नहीं बैठाना है, इसको कहीं अदर जगह पर लेते हैं। Y के ठीक ऊपर वाले, Y के ठीक ऊपर वाले कौन? Z। तो Z से रिलेटेड और कहीं कोई वाक्य दिख रहा है क्या? तो यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर Z आया। Z के ठीक ऊपर यानी W जो है Z के ठीक ऊपर और V के ठीक नीचे, V के ठीक नीचे, ये बात कहा। तो मैंने एक डाटा यहाँ पर बन गया ये वाली। और आगे अब इससे रिलेटेड V के ठीक नीचे, ये तो हो गया। अब V से रिलेटेड यहाँ है, V से रिलेटेड इनमें से किसी ना किसी से रिलेटेड होनी चाहिए। तो V यहाँ पर है और इसने यहाँ पर क्या कहा, U और V के बीच केवल 2 व्यक्ति है। U और V के बीच केवल, यानी यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खाली होगा और उसके ऊपर एक व्यक्ति है कौन? U। एक व्यक्ति है कौन? U। तो अब देखिए क्या 6 व्यक्ति पूरे गए, 1 2 3 4 5 6। तो बस इसी को बैठा दीजिए ना यहाँ, Y Z W V। यहाँ पर कौन बैठा है नहीं बैठा उससे कोई लेना देना नहीं है, U। अब हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरी मंजिल पर कौन है, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर कौन बैठा है नहीं बैठा उससे कोई लेना देना नहीं। तो दूसरी मंजिल पर कौन रहता है, तो दूसरा मंजिल पर कौन दिख रहा है दोस्त, ये Z। ये Z हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इसमें क्या किया, इस बात को ज़रा सोचिए। मैंने क्या किया, किसी भी एक वाक्य को मैंने पकड़ा और उससे रिलेटेड फिर दूसरा नंबर को ढूंढा, या Z से रिलेटेड कोई होना चाहिए वाक्य या Y से रिलेटेड कोई वाक्य होना चाहिए। तो यहाँ पर Z से रिलेटेड हमको दिखा, फिर Z से रिलेटेड जैसे ही बैठा दिया
तो उसके बाद हमें यहाँ पर ये वाले था भी से रिलेटेड यहाँ पर दिख गया, तो फिर इस वाले डाटा को ले लिया और आराम से बन गया। और ऐसे ही आपको भी करना है, जो कि आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का अनुपात। देखिए ये जो है प्रैक्टिस पेपर है, इसमें आपको इजी टू मॉडरेट सभी लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। इजी, मॉडरेट, हाई सभी तरह के क्वेश्चंस को कराने वाले हैं। देखिए दोस्त, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ, अगर एक हार्ड क्वेश्चन गलती हो जाए तो उतना तकलीफ नहीं होगा, लेकिन एक नॉर्मल क्वेश्चन गलती हो जाए तो उससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ होगा। इस बात को आप महसूस कर सकते हैं। ना तो किसी से पूछिएगा, हाय रे हाय कहता ये चीज़ लो गलती होगी लो, उसका अफसोस होता है कि नहीं। लेकिन वही अगर हार्ड क्वेश्चन गलती हो तो कोई बात नहीं, ये अधिकतर से हुआ होगा, तो हमसे भी हुआ तो क्या दिक्कत, ये भावना में आ सकती है और ऐसा ही होता होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो बस, तो इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ पर सभी टाइप के क्वेश्चंस को कराऊंगा, जो इजी भी हो, मॉडरेट भी हो, हाई लेवल के भी हो, तो सभी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। और कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी भी है, बात समझ रहे हैं। ये नहीं कि हार्ड क्वेश्चंस करने के चक्कर में नॉर्मल क्वेश्चंस को बिल्कुल ही भूल जाएं और नॉर्मल क्वेश्चंस में ही हम बेसिक बड़का बड़का तरीका लगाने लगें, बात समझ रहे हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चंस भी शॉर्ट तरीके से आ सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर कहा गया दो संख्याओं का अनुपात 3 और 2 और 3 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक 54 है, तो दोनों संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, तो हमें दो संख्या दिया है जो कि अनुपात में दिया है, रियल में नहीं दिया है। तो मान लेते हैं एक फर्स्ट पहला नंबर जो है 2x है, अनुपात में दिया है, तो दूसरा नंबर है 3x है। इसका अगर मैं एलसीएम निकालने की कोशिश करूं, तो एलसीएम तो आप बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे मैं कह सकता हूं कि इसका एलसीएम जो होगा 6 होगा। अगर हो सकता है कि किसी को ना पता हो कि कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट आप कैसे कटाते हैं, तो जो दोनों से कटे उससे आप कटा सकते हैं। तो दोनों किससे कट रहा है, x से, तो ये क्या हुआ 2, और ये इसको भाग देंगे x से, तो ये 3, तो यहाँ से ये तीनों का गुणनफल ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो 2 तिया 6 गुना x, 6x, और 6x की वैल्यू कितनी है 54, क्योंकि इसने एलसीएम क्या कहा है 54 है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 9, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब हमसे दोनों संख्या का योग पूछा है, तो एक संख्या को मैंने 2x माना, दूसरी संख्या को 3x, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कीजिए 2x के जगह पर 9, तो एक संख्या मेरा कितना निकला 18। दूसरा संख्या 3x है, तो 3x के जगह पर 9, तो ये 27। तो इन दोनों का ऐड योग पूछ रहा है, तो ये कितना 45, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ आप करो, ये सब आप मन ही मन कैलकुलेट कर सकते हो, बात समझ रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि इन सबको, ये सब जो लिखना पड़ रहा है वो लिखना ना पड़े, क्योंकि जल्दी आंसर आ जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो और क्या बोलूँ, उसके बाद आप तो समझदार हो ही, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से नेक्स्ट देखिए, ये रीजनिंग का ही प्रश्न है। यह प्रश्न निम्नलिखित 3 अक्षरों के शब्दों पर आधारित है। ठीक है, 3 अक्षर के शब्द ही है। यदि प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्ण अनुक्रम में अगले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो डाटा है उसको लिख लेते हैं। क्या है, ए है, आई है, एन है, फिर ओ एन के है, फिर हालांकि इसको मन ही मन आप करके बना सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बस समझने के लिए ASTEJO। तो देखिए इसने क्या कहा कि अगले प्रत्येक को अगले अक्षर में बदल दिया जाए, यानी ए है तो इसको आप बी में बदल दो, ये आई है तो इसको जे में, ये एन है तो इसको ओ में, ये ओ है तो इसको पी में, ये एन है तो ओ में, ये के है तो एल में। अगला संख्या एल ही तो होगा ना, है ना। ये बी, ये टी, ये यू, ये एफ, ये के, ओ के बाद क्या आता है पी। तो इसने क्या कहा कि इस प्रकार जो कितने
बने शब्द यानी कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं आया। तो स्वर कहने का मतलब क्या, वॉवेल। वॉवेल कितना होता है, 5 को। कौन कौन होता है, ए ई आई ओ यू, यही ना होता है। तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो इसमें देखिए, इनमें इन 5 में से इस वाले संख्या में आया क्या, तो आ गया। तो ये आंसर नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या इस 5 में से इसमें आया है कोई संख्या क्या, तो इसमें भी ओ आ गया है, तो ये नहीं हो सकता। क्या इन 5 में से इसमें कोई संख्या आ गया है क्या, तो इसमें भी आ गया है यू, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या इन 5 में से इसमें कोई संख्या आ गया है क्या, तो इसमें नहीं आया, तो ये हमारा राइट। तो कई गो है, सिर्फ एक ही गो ऐसा संख्या बना, तो एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ भी रहे होंगे, बना रहे होंगे। आप कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो ये एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 छात्र ए, बी और सी की औसत लंबाई 148 सेंटीमीटर, ए और बी की औसत लंबाई 142 सेंटीमीटर, बी और सी की औसत लंबाई 154 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बी की लंबाई कितनी होगी, बी की लंबाई कितनी होगी। तो औसत से रिलेटेड एक फार्मूला पता होनी चाहिए। योग बराबर क्या होता है, औसत गुने दी गई कुल संख्या, है ना, दी गई कुल संख्या। अगर मैं इन तीनों का योग निकालूं तो क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि ए प्लस बी प्लस सी का योग निकालूं तो ये क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि औसत कितनी है 148, कितनी है 148। तो ये तीनों मिलकर, ये जो ए बी सी कई गो संख्या दिख रहा है, 3 गो, तो इसको गुना 3 से आप कर दीजिए, तो ये टोटल योग हो गया। ए बी सी का योग हो गया, तो गुना कर दीजिए, ये कितना, तो 8 या 24, 14 या 42, तो 46, 464। ठीक है, तो इतना हो गया। अब आगे जो कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, ए और बी की औसत लंबाई इतनी है, तो इसकी योग कितनी होगी, यानी किसकी, ए और बी की। तो औसत कितनी 142। अब यहाँ पर कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो यहाँ पर करेंगे तो कितना होगा 284। ओके, फिर क्या कह रहा है, बी और सी की। तो बी और सी की लंबाई का योग क्या हो जाएगा, तो इसकी औसत कितनी 145 और कितने संख्या हैं 2, तो 2 गो है, तो ये कितना हो जाएगा 145 दूनी 290, ये ना होगा। तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल यही होगा। तो हमसे पूछा है कि बी की लंबाई, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये क्या बनेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी और एगो बी एक्स्ट्रा है प्लस का बी, और इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 4, 9, 8, 17, 2, 2, 4, 1, 5, 574, इतना हो जाएगा। तो एक बात बताइए, ए बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 464, तो इस ए बी इन तीनों के जगह पर 464 पुट कर सकते हैं क्या, तो आपका जवाब होगा कि हाँ पुट तो कर सकते हैं। तो बच गया कौन, बी ए तो बचा, तो 574 में घटा दीजिए, 574 में आप घटा दीजिए, तो घटाने पर b का वैल्यू निकल जाएगा। b बराबर क्या निकल जाएगा 0, साथ में छो गया 1, 110। कहीं मैंने गुना तो गलती नहीं कर दिया, 14 या 42, 2 44, ये 444 होंगे। ओके, तो ये 444। देखिए आंसर नहीं आता है तो हमें डाउट हो जाता है, कहीं हो सकता है कि मैंने कहीं मिस्टेक किया है, और ये चीज़ आपको में भी होनी चाहिए। तो घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 130, 0 और साथ में 4 गया 3। ठीक, बिल्कुल। बी बराबर कितना हो जाएगा 130, जो कि यहाँ पर आ गया। तो ये हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, और इसके लिए क्या शॉर्टकट बताऊँ, यही सही है। बाकी बात अगर आपके पास शॉर्टकट है तो बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, बहुत सारे शिफ्टों में पूछे जाते हैं। तो कुछ लोग करेंगे क्या, इसको बांटने लगेंगे। लेकिन बांटने से पहले एक बात मैं कहता हूँ
कि जहाँ पर बड़ा सा अक्षर दिख रहा है उस पर आप गौर करें थोड़ा सा। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर आप गौर करें, ठीक है। यहाँ पर BADCB ये डाटा बन रहा है, BADCB ये है। तो यहाँ पर C के बाद क्या हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पर C के बाद क्या है B, तो यहाँ पर B पुट कर सकते हैं। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? एक बात बताइए, यहाँ पर B के बाद क्या आया है A, तो यहाँ पर A पुट कर सकते हैं। और A के बाद D है, यहाँ भी A के बाद D है, बिल्कुल सही है। तो D के बाद यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, C है। तो यहाँ पर हम यहाँ C पुट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद इसके पहले चलते हैं, B के पहले अब क्या आया है, तो आपका जवाब होगा कि C है। B के पहले क्या है, C के पहले क्या है, D। उसके बाद B के बाद क्या है, तो आपका जवाब होगा A। तो कौन कौन सी संख्या हमने पुट किया, अगर देखा जाए गौर से तो कौन कौन संख्या को हमने पुट किया, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। बाकी बात ये अच्छी तरह विजिबल हो सके, ओके। तो देखिए अब हमें क्या क्या पुट करना पड़ा, D, C, B, A, C और A। क्या यही तो पुट करना पड़ा, क्या हमको यानी बांटना पड़ा क्या इसको तीन तीन को में? या कहने का मतलब ये जो भी होगा 15 को होगा तो 5-5 में बांट सकते हैं, 3-3 में बांट सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा एक बड़ा वाला डाटा को देखिए ना, उसी से अंदाज़ा लग जाता है। तो कोशिश कीजिएगा, अधिकतर क्वेश्चन उससे बन जाता है, तो जिससे कि जल्दी बन जाएगा और कुछ नहीं। तो इस तरह का कहाँ पर है, DCB यहाँ भी है, ACA है यहाँ पर है। तो ये राइट आंसर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे और मज़ा भी आ रहा होगा। तो इसी तरह बने रहिए, मैं बहुत जल्द लाइव भी आने वाला हूँ दोस्त। बट आपकी थोड़ा सा और आपको जोर लगाना पड़ेगा, कम से कम 1K से ऊपर सब्सक्राइबर पहुँचाना पड़ेगा ताकि मैं लाइव आ सकूँ, ओके। तो अन्यथा अभी मैं लाइव नहीं आ सकता हूँ दोस्त, बात समझिए। क्योंकि कई सारे दोस्त बोले कि आप लाइव आया कीजिए, तो कैसे आऊँ? मोबाइल से लाइव जा सकता हूँ लेकिन अपने लैपटॉप से अभी लाइव नहीं जा सक रहा हूँ। तो उसके लिए सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है, ओके। एक वृत्त क्रमशः सर देखिए, लाइव जाने से एक फ़ायदा होगा कि आप डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहाँ पर डॉट होगा उस डॉट को पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कैसे हुआ, तो मैं उस समय आपका ज़्यादा क्लियर कर सकूँगा, है ना। तो और क्या बोलूँ, चलिए देखिए, एक वृत्त का क्रमशः क्षेत्रफल और व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि हमें इतना दिया है, ठीक है, 40 पाई दिया है। तो एक बात बताइए, क्षेत्रफल निकालने के लिए और व्यास निकालने के लिए हमें R चाहिए, और R मिलेगा कहाँ से? इसी परिधि से मिलेगा। परिधि बराबर क्या होता है, आपका जवाब होगा कि परिधि बराबर 2 फार्मूला होता है। या तो आप पाई D कह सकते हैं, यानी पाई D कह सकते हैं, या 2 पाई R कह सकते हैं, 2 पाई R कह सकते हैं। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने ये फार्मूला इसलिए लगा रहा हूँ, समझिएगा थोड़ा सा, मैं इस फार्मूला को इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट D मिल जाएगा। हालांकि ये भी फार्मूला होता है परिधि बराबर 2 पाई R, तो यहाँ पर ये लगाइए। और हमसे पूछा भी तो है कि D व्यास है कि नहीं, D पूछा है, इसीलिए मैं ये फार्मूला लगा रहा हूँ। तो परिधि कितना 40 पाई, और होता क्या इसका फार्मूला है पाई D, तो ये पाई से पाई खत्म, तो D बराबर सीधा सीधा 40 प्राप्त हो गया। तो इसने बाद में क्रमशः कहा है तो बाद में 40 आना चाहिए, यानी बाद में 40 आना चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें नहीं चाहिए। ये दोनों आंसर हो सकते हैं, ये दोनों आंसर हो सकते हैं 1 और 3। तो व्यास तो हमने निकाल लिया, ठीक है। व्यास कितना निकल गया, D बराबर 40 निकल गया। तो त्रिज्या बराबर R बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा किसका, अधिया 20 होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, एरिया क्या होता है पाई R स्क्वायर, तो एरिया निकाल लीजिए। तो पाई में रहने देते हैं, लगता है कि हमको पाई में आंसर है। R का मान कितना 20 का स्क्वायर 400,
तो ए बराबर कितना निकला 400 पाई, और रियल में यहाँ पर 400 पाई दिया है एक ही ऑप्शन में, तो ये इसमें पाई तो है ही नहीं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे हैं। इसने क्या कहा है, क्रमशः, तो पहले क्षेत्रफल आएगा उसके बाद व्यास आएगा, तो पहले क्षेत्रफल आया फिर व्यास आया, तो ये राइट आंसर है। यहाँ पर 400 सिर्फ है, पाई रहता तो ये भी आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पाई है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब ये क्वेश्चन इजी है, बट इस क्वेश्चन को करने का बहुत सारे दोस्तों को सही तरीका नहीं पता है कि कैसे किया जाता है कि और जल्दी आंसर हो जाएगा और गलती होने की चांस भी कम रहे। तो देखिए कैसे करता है। जो चीज़ आपको दिया है उसको पहले आप लिख लीजिए। प्लस को क्या बोल रहा है यहाँ पर, माइनस कह रहा है। माइनस को क्या कह रहा है, गुना कह रहा है। गुना को क्या कह रहा है, भागा कह रहा है। भागा को प्लस कह रहा है। क्या ये भागा को प्लस कर रहा है। इससे करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको बार बार यहाँ नहीं देखना पड़ेगा, ऊपर आपको नहीं देखना पड़ेगा, बस यहीं से आपका काम चल जाएगा और जल्दी एकदम फटाफट बैठाकर आंसर ला दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 76 प्लस को क्या बोला है, -5, माइनस को क्या बोला है, गुना 6, गुना को क्या बोला है, भागा 3, और भागा को क्या बोला है, प्लस का 4। देखिए कितना जल्दी बैठा दिया। अब यहाँ पर ढूंढते हैं कि गुना करना चाहिए, जोड़ किधर है, भाग किधर है, इस तरह से आप ढूंढते हैं तब जाकर यहाँ पर पुट करते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। बेहतर है कि यहाँ पर एक बार लिख लीजिए और आराम से। ये तो छोटा डाटा है, लेकिन अगर बड़ा डाटा रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए आप ये चीज़ करने का कोशिश करें, जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर देखिए अब ये तो कट गया 2 बार में, तो ये कितना 5 दूनी 10 -76 प्लस का 4, तो 76 4 80 में 10 गया 70 है ना। 76 4 80 में 80 में 10 गया 70, तो ये राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये भी इजी है, लेकिन इसने क्या कहा है, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है, 65 रुपये में ख़रीदा है और इसे 16% लाभ पर बेचा है। इसको डायरेक्ट करने का तरीका ये है कि विक्रय मूल्य अगर ज्ञात करना है तो डायरेक्ट 65 का 116% कर दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको कटाइए। 13 से 5 से 13 बार में, 5 से 20 बार में, और 4 से ये कितने, 4 से नहीं कटाते हैं, 2 से कटाते हैं, आसान होगा, क्यों बता रहा हूँ समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 58 बार में और 2 से ये 10 बार में। अब ये गुना करना आसान हो गया और 10 से भाग लगाना भी आसान हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन 8 या 24 लास्ट में 4 आना चाहिए और एक ही ऑप्शन में है। ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है दोस्त, बात समझ रहे हैं? पॉइंट के बाद इधर कितनों जीरो दे दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इसके बाद में कोई संख्या घुसा देता तो फिर भी तब दिक्कत हो जाता। लेकिन ऐसे कोई संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं। तो लास्ट में 4 एक ही में है, और मैंने देखा कि 8 या 24 लास्ट में 4 आ रहा है। 10 से भाग लगता तो पॉइंट एक संख्या बाद तो लगवे ना करता, तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा तो डायरेक्ट। तो ये सब तरीका अप्लाई कीजिए जिससे कि आप जल्दी आंसर को ला सकते हैं। कुछ लोग इसको आप बेसिक तरीके से करेंगे तो 1-1.5 मिनट लगा देंगे, है ना। तो नेक्स्ट ये डायरेक्ट विक्रय मूल्य बराबर हो गया। क्या हो गया? विक्रय मूल्य बराबर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए यहाँ भी देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो मैंने क्या कहा, इसको मत पढ़िए, आप आगे पढ़ने का कोशिश कीजिए। ठीक है, शर्त इसमें क्या कह रहा है कि यदि शब्द का पहला अक्षर स्वर है, तो शब्द कहाँ है, यहाँ दिया हुआ है शब्द। ठीक है, शब्द का पहला अक्षर स्वर, पहला अक्षर स्वर है क्या? है, बिल्कुल वॉवेल है ना। अंतिम अक्षर व्यंजन, अंतिम अक्षर व्यंजन है क्या? तो आपका बिल्कुल कॉन्सोनेंट है ना, डी, तो है। तो यानी ये वाला शर्त पालन कर रहा है। तो अब जो इसने कहा है उसको देख लीजिए। तो दोनों अक्षर को कोटबद्ध किया जाए। यहाँ पर स्टार था दोस्त, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पर स्टार था, दोनों को स्टार के रूप में कोटबद्ध कीजिए। यानी ये जो अब मान बनेगा, देखिए, यानी ए को भी स्टार लगा देना है
और डी को भी स्टार लगा देना है। ठीक है, इतनी बात को समझ रहे होंगे। ठीक, अब जो आगे कहा, दूसरा जो कथन कर रहा है, शर्त जो कर रहा है उसको समझिए। यदि शब्द का दूसरा वर्ण एक स्वर है, शब्द का दूसरा वर्ण कौन, ये वाला, क्या ये स्वर दिख रहा है क्या? नहीं, पांचवा वर्ण व्यंजन है, पांचवा वर्ण व्यंजन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, ये तो स्वर है और ये व्यंजन है, बिल्कुल उल्टा कर दिया। बाकी बात अगर यानी कहने का मतलब ये वाला टर्म को फॉलो नहीं कर रहा है, ये शर्त नहीं मान रहा है, ये शब्द में ये शर्त नहीं मान रहा है, तो अब इसके हिसाब से नहीं चलना है। ठीक है, तो बस जो भी है अब बैठा दीजिए और इसको स्टार ही रखना है, ए और डी को स्टार ही रखना है। ठीक है, तो अब सी के लिए क्या कोड है, ये वाला सिंबल। उसके बाद क्यू के लिए क्या है, क्यू 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 परसेंटेज, ये परसेंटेज। और यू के लिए ये वाला। तो यहीं तक में आंसर मिल जाना चाहिए, स्टार स्टार, ये परसेंटेज बराबर, बराबर नहीं, ये वाला चिन्ह आता तभी यहाँ पर हो जाता, तो ये गलत। तो यहाँ पर दोनों लास्ट में स्टार आना चाहिए, इसी में है, तो ये राइट आंसर। बाकी बाद आप मैच कर लीजिएगा, राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर सकते हैं, वे एक साथ 3 दिनों में कितना कार्य कर सकता है? ठीक है, एक साथ 3 दिन में कितना कार्य कर सकता है? तो चलिए इसको मैं एलसीएम मेथड से करने वाला हूँ, हालांकि ये चीज़ भी मैं लागू करूँगा टाइम इनटू एफिशिएंसी, लेकिन यहाँ पर समझिए, अब ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, इन दोनों का जो मैं एलसीएम निकालूंगा वो टोटल वर्क होगा। क्या होगा? टोटल वर्क। तो ये 30 इसका एलसीएम निकल जाएगा। आप इतना छोटा डाटा का आराम से मनी मन कैलकुलेट करके एलसीएम निकाल सकते हैं, ये एलसीएम है। ठीक है, अब इस एलसीएम को 10 से भाग देंगे तो 3 आएगा, और इस एलसीएम को 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। तो ये इनकी क्षमता निकल गया। क्या निकल गया? क्षमता। और ये है टोटल वर्क। ये क्या है? टोटल क्षमता। कहने का मतलब कि ए एक दिन में 3 काम करता है, 30 में से 3 काम करता है। बी एक दिन में 30 में से 2 काम करता है। ये इनकी क्षमता है। बात समझ रहे हैं? ये इसकी क्षमता है। तो इसने कहा कि 3 दिनों में कितना कार्य कर सकते हैं। अगर दोनों मिलकर वे एक साथ 3 दिन में कितना, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? ये 3 काम करेंगे और ये 5 काम करेंगे। लेकिन करवाना कितना दिन तक है? 3 दिन तक। तो ये टोटल 3 दिन में कितना काम कर देंगे? तो यहाँ से वर्क देखा जाए तो यहाँ पर वर्क, टोटल वर्क तो नहीं, वर्क देखा जाए तो ये 15 काम कर दिए। तो टोटल काम कितना निकला है? 30। तो 15 काम कर रहे हैं किस में से? 30 में से। कितने दिन में? 3 दिन में। तो ये अपन 3, तो ये भाग दे दीजिएगा तो कितना, यानी 30। तो ये कितना हिस्सा हुआ? काम का कितना हिस्सा हुआ? तो आपका जवाब होगा कि 1/2 हिस्सा हुआ। कितना हुआ? 1/2। इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इससे भी बड़ी बड़ी क्वेश्चन मैंने कई सारे वीडियो में कराया है, जाकर देखिएगा। हालांकि मैं ये बात मानकर चलता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो ऑडियंस है वह सभी टाइप के हैं। कोई नॉर्मल है, को मतलब कि बहुत अच्छे लेवल के स्टूडेंट हैं, कोई हो सकता है कि मॉडरेट है। तो मैं सभी को यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, हालांकि सभी के लिए ये फायदेमंद है। नेक्स्ट देखिए, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया है? ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में पूछा था, तो पता नहीं ये क्वेश्चन में बहुत सारे दोस्त तो सही आंसर दिए, लेकिन गलत क्यों दिए ये बात की आइडिया नहीं है लग रही, क्योंकि ये इतनी फेमस क्वेश्चन है। क्योंकि कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होकर पूछा जाता है, और टेस्ट सीरीज में भी बहुत इस तरह के क्वेश्चंस को चलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड एटनबरो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आज के लिए रखा है। तो
एक दोस्त ने कमेंट किया था कि आप जो मतलब कि पूछते हैं लास्ट में वो इजी क्वेश्चंस होता है। तो चलिए इसका भी आंसर देना है और एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इस क्वेश्चंस को करके इसका आंसर बताइएगा। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगा। तो ये टोटल मैंने कंप्लीट कराया। ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, यानी टेलीग्राम चैनल का QR है, जिससे आप स्कैन कर जुड़ सकते हैं। अगर यहाँ से स्कैन करके नहीं जुड़ पा रहे हैं तो मैं इसका जो डिस्क्रिप्शंस में लिंक होगा उसको दे दूँगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर मैं PDF वगैरह डाल देता हूँ और MCQ भी डाला करता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। अगर PDF चाहिए तो ज़रूर ही आप ज्वाइन कीजिए। और क्या बोलूँ, इतना दूर तक अगर आप लोग रुके हैं तो कहीं ना कहीं आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो जो भी है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। यही डायलॉग ना सबका होता है, तो मेरा भी यही डायलॉग है, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्त, और क्या बोलूँ। और अगर हम चाहते हैं कि मेरा हौसला बढ़ाए कि और भी आपके लिए अच्छे अच्छे सॉल्यूशन लाऊं, अच्छे अच्छे प्रश्न को लाऊं, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमारे हौसले को बढ़ा सकते हैं। और हो सके तो कोई स्टडी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, भाई बंधु सखा सहेली जो भी है उसके पास जो भी पढ़ाई से रिलेटेड है, जो अभी कंपटीशन के दुनिया से रिलेटेड है, उसको आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और लोग भी हमसे जुड़ सके, है ना, और हमारी भी हौसला बढ़ सके। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा कीजिएगा। तो बाकी बात क्या बोलूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।